मतलब वैल्यूज़ में बड़ा डिटेरियोरेशन हुआ है। मूल्यों में हम अपने मूल्य खोते जा रहे हैं, मूल्य खोते जा रहे हैं, मूल्य हर मायने में खोते जा रहे हैं, ईमानदारी में खोते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर भूलते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा थैंकलेस है। अब जैसे-तैसे वो लोग निभा रहे हैं और ये देखिए इस देश की समस्याएँ ऐसी हैं, उनसे निपटने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेना आवश्यक है। अब हर मुख्यमंत्री रेवड़ी हुँ। बाँटता है और मतलब इस तरह मतलब हज़ारों करोड़ रुपया इन लोगों की वोट कैचिंग स्कीम्स में और इलेक्शन ईव पे सबसे बड़ी कमी वो कह रहे थे कि हमारी फ़ोर्स लेवल बहुत कम हो गया है। फ़ोर्स लेवल बहुत कम हो गया है, हमारी एक तरह से गोल्डन साइलेंस मेंटेन करते हैं मोदी जी। अब देखिए ट्रम्प टैरिफ के बारे में कितनी बकवास उन्होंने की, कितनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स उनके और उनके सलाहकारों ने दी, पर इधर से कोई जवाब नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मसला रहा है और बीते कुछ सालों में ये जो मामला है, इसमें चुनौतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, तेज गति से बढ़ी हैं। ये कहा जाना गलत नहीं होगा। सीमाएं हों या फिर आंतरिक सुरक्षा, आए दिन नित नई तकलीफें, दिक्कतें सामने आती हैं और उसका समाधान भी होता है। और ड्यूटी पर जो तैनात रहने वाला बल है, अफ़सर है, वो अनवरत अनवरत चाहे सीमा हो या आंतरिक हो, सुरक्षा में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। उनकी अपनी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं या जो सेवा है या अफ़सर हैं और इसे लेकर देश की हुकूमत से भी बहुत कुछ वो चाहते हैं और समय-समय पर हुकूमत भी जो ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति करती है, कोशिशें होती हैं। और मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बदलाव जब होते हैं तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएँ होती हैं, तो जो सवाल खड़े होते हैं और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में कुछ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसले बदले हैं। तो एक बेहद खास मेहमान हैं, उनके पास चलूँगा, सबसे उनको जोड़ना चाहूँगा। जोड़ूँगा सबसे पहले, जुड़ गए हैं, पहचान लिया होगा आप लोगों ने। दर्शक हमारे भिज्ञ हैं, आप हैं देश के सीनियर मोस्ट आईपीएस रिटायर्ड जो आईपीएस ऑफिसर्स में से एक हैं, श्री प्रकाश सिंह जी। बहुत स्वागत करूंगा सर आपका और समय दिया आपने अपने कीमती वक्त में से, आभार आपका सबसे पहले। और मैं दर्शक जो हमारे नए हैं, वैसे तो बहुत भिज्ञ हैं आपसे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानने वाले हैं उनको बता दूं कि 1959 बैच के आप आईपीएस ऑफिसर हैं और बड़े उच्च पदों पर आप सेवाएं दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, असम जो कठिन सूबों में गिना जाता है, वहां के आप डीजीपी रहे हैं, बीएसएफ के डीजीपी रहे हैं और भारतीय पुलिस संस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं और पुलिस रिफॉर्म्स के सूत्रधार। तो बहुत सारा जब आपसे जुड़ते हैं तो जिज्ञासाएं मन में होती हैं और आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। आतंकवाद विरोधी जो अभियान रहे हैं, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो, बड़ी उल्लेखनीय जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, आपके जो सीमाएं रही हैं, उसके लिए आप पद्मश्री सम्मानित हैं। पुनः बहुत बहुत स्वागत सर। और बहुत देर ना करूंगा, दर्शकों के लिए सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगा सर कि ये जो मैंने कहा एक ओपनिंग रिमार्क में कि जो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, संवेदनशील मसला है, आप क्या देखते पाते हैं अगर पहले की तुलना में आज की बात की जाए? तो सबसे पहले इसी पे एक रिमार्क कि क्या आप परिवर्तन देखते हैं और जो आवश्यकता है उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा होगा या क्या कुछ आप मानते हैं, देखते हैं, क्या सुधार हो सकते हैं? पहले इसी से प्रकाश सर। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे डील करना चाहिए, इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है पिछले कुछ वर्षों में। अब शुरू का अगर आप देखें तो देखिए पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया रही, ऑपरेशन पराक्रम का की घोषणा की गई। वाजपेयी जी ने कहा कि अब लड़ाई आर-पार की होगी। सारी भारतीय सेना को सीमा पे तैनात कर दिया गया। 10 महीने तक वो वहाँ बैठे रहे और हम लोग बार-बार यही सोच रहे थे कि अब ये कुछ पराक्रम होगा, कुछ शौर्य दिखेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और 10 महीने बाद फ़ौज को कहा गया कि अपने बैरक में वापस लौट जाइए। चलिए 2001 में तो ये हुआ, उसके बाद 2008 में देखिए 2008 में बम्बई में हमला होता है। बम्बई में हमला होता है, आतंकवादी समुद्र के रास्ते आते हैं, कितना भयंकर नुकसान कर जाते हैं कि 160-70 आदमी को मारते हैं, 300 से ज़्यादा आदमी घायल हो जाते हैं। बड़े हमारी जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है उसमें घुस जाते हैं, अटैक करते हैं। सब कुछ होता है पर उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया हमले की कहिए या कहिए पाकिस्तान को सज़ा देने की प्यूनिटिव एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। और उसको जस्टिफ़ाई हम कैसे करते हैं?
स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, अब ये शब्द तो बड़ा अच्छा है, आप स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, कायरता भी कह सकते हैं और दबूपना भी कह सकते हैं, जो चाहे कह दीजिए आप। अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहें तो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कह दीजिए। पर मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से फिर हमने देखा परिवर्तन आया है। अब देखिए उरी में अटैक हुआ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ, सीमा के उस पार चले गए। उसके बाद फिर एक और हमला हुआ पुलवामा, पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के आदमी मरे, तो बालाकोट में एयरफोर्स चली गई। तो मतलब सीमा पार हमने ग्राउंड फोर्सेस भी भेजा, स्पेशल फोर्सेस भेजा, सीमा पार इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स ने भी अटैक किया। ये दो मतलब महत्वपूर्ण ये जो घटनाएं थी, ऐसा लगा कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा में जरा सा दम आ रहा है और अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। फिर एक फिर ये जो पहलगाम की घटना हुई अब ये 2025 में, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर ही हो गया। तो और उसके बाद मोदी जी ने अपनी मतलब कुछ अपनी पॉलिसी डिफाइन की। उन्होंने कहा कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी आतंकवाद यस। की घटना को हम एक युद्ध के तौर पे लेंगे और उसका जवाब ये हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम आतंकवादियों को पृथ्वी के छोर तक दौड़ाएंगे। पृथ्वी के छोर तक दौड़ाने को उनका ये मतलब था कि पाकिस्तान में चले जाने से वो ये समझे कि सुरक्षित रहेंगे, नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में जाएं, अफगानिस्तान में जाएं, जहां भी जाएं, हम उनको मार पकड़ेंगे और सजा देंगे। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि टेररिज्म और उनके स्पॉन्सर्स, आतंकवाद और उनके जो प्रणेता हैं, उनमें हम कोई भेद नहीं करेंगे। मतलब हस्ब अगर लश्कर तोयबा वो कहें कि सब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, इसमें हम नहीं, इसके स्पॉन्सर तो आप हैं, तो यू आर एज मतलब आपकी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी लश्कर तोयबा की है। और आखिरी बात उन्होंने कही कि ट्रेड एंड डायलॉग कैनॉट गो टुगेदर। इस तरह से उन्होंने रणनीति अपनी जो परिभाषित की। तो ये लगा कि अब हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आतंकवाद से निपटने की नीति है वो और पहले से सुदृढ़ हो गई है। तो परिवर्तन तो बहुत आया है, परिवर्तन बहुत आया है। एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से एकदम शुरू में अगर आप जाइए तो एकदम रिएक्शन था, रिएक्टिव पॉलिसी थी। कोई घटना हुई, उसके बाद घटने का हमने आकलन किया और कुछ उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का पीरियड आता है और अब यूँ कहिए कि अब उसको भारत सरकार उसको प्रहार कह रही है। ऑपरेशन मतलब टेररिज्म के डॉक्ट्रिन्स को उन्होंने कोडिफाई कर दिया और उसको प्रहार के रूप में दिया। तो अब प्रहार का फेज है, जब भी कोई घटना करेंगे तो हम जवाबी प्रहार करेंगे। तो इस तरह से आतंकवाद की घटनाओं में तो बहुत फ़र्क आया है। और जहाँ तक कमी का सवाल है, सबसे बड़ी कमी देखिए जो मुझे दिख रही है वो है पुलिस फोर्स का जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, पुलिस में कुछ परिवर्तन तो आया है ज़रूर, मतलब इस माने कि कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी कुछ जनशक्ति बढ़ गई, आपको कुछ गाड़ियाँ और मिल गई, आपको कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था और अच्छी हो गई, फोरेंसिक लेबोरेटरीज हो गई। परंतु जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए था, देखिए किसी आदमी को हार्ट अटैक हो, हार्ट का पेशेंट हो, उससे आप कहो कि भैया हम तुम्हारी मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, हम तुम्हें चलो जिम ले चलते हैं और जरा कूदो फांदो और वेट उठाओ, ये सब करो, तो ठीक है शायद हमारी मसल्स ठीक हो जाए, पर हार्ट का इलाज तो नहीं हो रहा है। हार्ट हार्ट की तकलीफ क्या है? आपने पुलिस को देखिए, पुलिस अंडर स्टाफ्ड है, ओवरवर्कड है और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करती है। इसमें राजनीतिक दबाव और ब्यूरोक्रेसी का दबाव इतना ज़्यादा रहता है कि पुलिस रूल ऑफ लॉ इस देश में हम उसके मुताबिक नहीं काम कर पाते। जब भी कोई बड़ी परिस्थिति होती है, कोई बड़ी समस्या होती है, सांप्रदायिक हो, कुछ भी हो, तो जो लोकल थानेदार है, लोकल अफसर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, कमिश्नर पुलिस है, वो पहले ये सोचता है कि इसमें कैसे काम किया जाए, राजनीतिक सोच क्या है, उसी के मुताबिक हम काम करें और उसके मुताबिक काम करेंगे तो काम निभ जाएगा। और अगर राजनीतिक सोच के विपरीत हम गए, हो सकता है कल ही हम निकाल दिए जाए या सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे सोच में क्या संविधान में लिखा है, क्या कानून की किताब में लिखा है, वो नहीं रहता। हमारे सोच में ये रहता है कि हमारे नेताजी क्या चाहते हैं, होम मिनिस्टर क्या चाहता है, चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं। तो ये समझ खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और पुलिस को कानून के प्रति, संविधान के प्रति जिम्मेदार बनाते हुए इस देश में सही मायने में रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की हम बात जरूर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रोज उसका लेक्चर सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो रूल ऑफ लॉ है कहाँ? वो तो एक तरह से रूल ऑफ रूलर्स है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पुलिस जो हमारी है, ये रूलर्स पुलिस है। हम इसे पीपल्स पुलिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इसका बहुत ज़रूरी है। और पुलिस को अगर इसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ, इसको मतलब प्रोफ़ेशनल पुलिस फ़ोर्स नहीं बनाया गया, तो हमारे जो विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का, वो भी हम कैसे पूरा कर सकेंगे, इसमें मुझे बहुत संदेह है। सर, तो मैं इसमें एक सवाल ज़रूर बनेगा, आपने जो चीज़ें कही। अभी जो युद्ध चल रहा है सर, जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका आपस में उलझे हुए हैं, इस युद्ध में जो और हमारी विदेश नीति को लेकर बहुत सारी बातें होती। इस मोर्चे पे आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? थोड़ा-सा जो आपको लगता है कमेंट करने लायक है, वो आप कीजिएगा। मैं आपसे कहीं कोई अगर नहीं करना है, तो भी मुझे देखिए चलेगा। जी। देखिए, विदेश नीति में परफेक्शन तो नहीं है, फिर भी विदेश नीति अपनी ठीक रही है। अपनी विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट की है। भई हम ईरान से भी हमारी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, रूस से भी दोस्ती है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। और पहले ये होता था कि जब भी कोई घटना हुई तो हम उस पे एक मोरल हाई ग्राउंड से कोई न कोई बयान दे देते थे। उस बयान देने से कोई फ़ायदा है या नहीं, ये हम नहीं देखते थे। अब देखिए, अब जो सोच है, मैं समझता हूँ समय के साथ ये लोग भी परिपक्व हो गए हैं या ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। तो अब ये सोचते हैं भई हमारे कहने से कुछ लाभ हो तो हम बोलें, वही और उतना ही बोलें जितना लोगों को हज़म हो जाए, और जिससे स्थिति बजाय हमारे भी विपरीत हो जाए, हम भी एडवर्सरी हो जाएँ। इससे अच्छा कोई ऐसी बात कहें जिससे समस्या में समाधान में सहूलियत मिले। तो अब इस समय बड़ा ए एक तरह से गोल्डन साइलेंस मेंटेन करते हैं मोदी जी। अब देखिए ट्रम्प टैरिफ के बारे में कितनी बकवास उन्होंने की, कितनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स उनके और उनके सलाहकारों ने दी, पर इधर से कोई जवाब नहीं गया। ऐसे मौके में मैं समझता हूँ साइलेंस इज़ गोल्डन, और वही नीति सरकार चला रही है। अब उसमें छोटी-मोटी बातें इधर-उधर, अब ये तो मैंने कहा ना, फॉरेन पॉलिसी में भी परफेक्शन नहीं है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी कल वो एक स्टे ऐसे तो बहुत अच्छे बयान देते हैं, मैं उनके बयान की तारीफ़ करूँगा। इतने अच्छे बयान इनके मतलब मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो सबसे परिपक्व हैं बोलने में। पर वो दोनों दलाल शब्द क्यों इस्तेमाल कर दिया, अभी तक मेरे नहीं समझ में आया। बोले ठीक है भई, वो तो दे आर ट्राइंग टू, आपको होता तो आप कहते आप पीसमेकर हैं, आपको नहीं मिला तो आप उनको दलाल क्यों कह रहे हैं? तो कभी-कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अब मतलब शोक प्रकट करने में खमेनेई मर गए तो शोक प्रकट करने में थोड़ा तत्काल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो परफेक्ट तो नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छी विदेश नीति चल रही है, और उससे हम मतलब किसी से मतलब हमारे एडवर्स रिलेशंस नहीं है। सर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या आपका विचार है? आंतरिक सुरक्षा अब ज़्यादा कठिन, जटिल हो गया है, लगता है सीमा तो स्पष्ट है कि ये दुश्मन आ रहा है, लेकिन इंटरनल जो हमारी है, उसपे क्या आप देख पा रहे हैं? उसको लेकर एक कमेंट सर। देखिए, आंतरिक सुरक्षा में मैं समझता हूँ क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? आप इतने जितनी दू हाँ, दीर्घ नहीं, अनुभव आप रखते हैं, आपने बहुत सुधार किए हैं, तो क्या अभी लगता है आपको? ये तत्काल तौर पे आंतरिक अपनाएँ सुरक्षा तो में देखिए, जितनी दूरदर्शिता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई जा रही है, मुझे ये लगता है। और इसीलिए देखिए, देखिए समस्याएँ तो हमें ये देखना चाहिए कि हम नई समस्याएँ ना खड़ी करें। दुर्भाग्य से इधर पिछले मतलब 2 साल में हमने 2 नई समस्याएँ खड़ी कर ली जो पहले नहीं थी। मणिपुर की समस्या, वैसे मणिपुर में ठीक है, थोड़ा बहुत विद्रोह की बात थी, और वहाँ अपना कुछ लोग मणिपुर में अलगाववादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। वो सब बात तो चल रही थी, पर वो सब काफ़ी मतलब लो लेवल पे थी और कंट्रोल में थी। कोई ऐसा, पर मणिपुर में स्थिति जो अभी बिगड़ी है, ये मतलब मैं समझता हूँ इसका जो तात्कालिक उपाय या उपचार होना चाहिए तो वो नहीं किया गया। और वहाँ पे पता नहीं किसने एडवाइस, मैं तो समझता हूँ जिसने भी एडवाइस किया हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एडवाइस किया हो, होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया हो, प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, इस वजह से स्थिति और बिगड़ती गई। अब अमित शाह जी तो गए, पर उनसे बात तो उतनी बन नहीं पाई। और मणिपुर के जितने प्रमुख लोग थे और उनकी बातें मैंने सुनी, तो सब लोग एक ही बात कहते थे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर यहाँ क्यों नहीं आते, सारी दुनिया घूम रहे हैं, मणिपुर ही क्यों नहीं आते हैं। तो बहुत दिनों तक जो नहीं जाना उनका काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, एंड मैं यही कहूँगा कि ही वॉज इल एडवाइज्ड। मतलब किसी ने उनको सलाह दे रखी थी, उनके सलाहकार में, वो कौन था मैं नहीं कह सकता, इंटेलिजेंस ब्यूरो रहा हो, होम मिनिस्ट्री रही हो, एनएसए रही हो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रही हो, कौन रहा हो मुझे नहीं मालूम, पर जिसने भी एडवाइस दिया, मैं समझता हूँ उसने राष्ट्रहित में काम नहीं किया और मोदी जी को गलत सलाह दिया। एक तो वहाँ की स्थिति बिगड़ी, फिर लद्दाख की स्थिति बिगड़ गई। लद्दाख तो एकदम शांत प्रांत था, और वांगचुक को जहाँ तक मैं जानता हूँ मतलब बड़ा शांत प्रिय आदमी था।
खुले आसमान में बर्फ के नीचे वो, मतलब जब सब लोग, हम लोग तो यहाँ के जाड़े में लिहाफ में लिपटे रहते हैं, वो लद्दाख के ठंड ठंड में, और वो खुले आम, उसने 50 से 54 दिन, कितने दिन का फास्ट किया था। आज किया है। तो आदमी मतलब कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, मुझको उस पर विश्वास नहीं होता। देखिए, पुलिस को अगर आप कह दीजिए तो हर तरह का बयान बना देगी, हर तरह का चार्जशीट बना देगी। वही मतलब पुलिस का जो है ना, हम जो ऊपर वालों को खुश करने के लिए जो काम करते हैं ना, उससे मतलब आंतरिक सुरक्षा और खराब हो जाती है। तो यहाँ भी पुलिस ने पता नहीं क्या रवैया अपनाया और क्या रिपोर्टें लिख दी, और उसके खिलाफ यूएपीए का एक्ट भी लगा दिया। वो भी मतलब लद्दाख के लोगों को भी हम एंटागोनाइज कर दिए उनको, मतलब वो तो बेचारे इतने शांतप्रिय थे, हमेशा देशभक्त, हमेशा से देशभक्त रहे हैं। तो जिस संवेदन की आवश्यकता है, उसमें उसमें हमें थोड़ा कमी दिखती है समस्याओं को डील करने में, या जो दूरदर्शिता चाहिए, या जो गहन है उसका जानकारी चाहिए। और उसका एक कारण और भी है कि मतलब होम मिनिस्ट्री में इस समय जो लोग बैठे हैं, पता नहीं अब होम मिनिस्ट्री और एनएसए में कितना तालमेल है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एनएसए तो फिर भी काफ़ी जानकार आदमी है, तजर्बेकार आदमी है। पर कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से ये समस्याएं इधर कुछ खराब हो रही हैं। फिर देखिए, कश्मीर को स्टेटहुड देने में विलम्ब हो रहा है। भाई देखो, जो काम आपको करना है, और कोई चीज़ किसी को देना है तो ग्रेसफुली दे दो। वो बहुत गिड़गिड़ाता रहे, मांगता रहे, 25 बार मांगे तब आप दीजिए, तो वो फिर तब तक उसका मजा खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट कर रखा है, घोषणा कर रखी है कि हम आपको स्टेट बना देंगे। फिर क्यों इतना विलंब हो रहा है भाई? किस किस साइड का, कौन से शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा है, मेरे नहीं समझ में आता। और ऐसा कोई ये कहे कि साहब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुकूमत में बहुत अच्छा हो रहा है, और इतना मतलब कश्मीर में बड़ी भारी ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँ खराब हो रहा है, पर कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो गया है जो अदरवाइज नहीं होगा। और उमर अब्दुल्ला साहब, देखिए, मैं तो उनके पिताजी को ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, और एक समय ये था जब फारूक अब्दुल्ला वॉज द मोस्ट एग्रेसिव एंटी पाकिस्तान मुस्लिम। बहुत सही बात, बहुत सही बात। पाकिस्तान के खिलाफ जितना सख्त बयान फारूक अब्दुल्ला का मैंने सुना है, किसी मुसलमान से, किसी हिंदू से भी नहीं सुना है। पर पता नहीं कैसे फारूक अब्दुल्ला से भी इनकी बिगाड़ हो गई, और फारूक अब्दुल्ला भी अब भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पर उमर उमर अब्दुल्ला को मैंने देखा, बड़े मतलब बड़े सोबर और बैलेंस्ड आदमी हमें दिखे। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते, पर बड़े सोबर और बैलेंस्ड। कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम ये कहें कि राष्ट्र विरोधी है, अरे ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको चीफ मिनिस्टर का पूरी पावर दे दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात मैंने नहीं देखी है। तो ही शुड बी मेड ए प्रॉपर चीफ मिनिस्टर ऑफ ए फुल फ्लेजेड स्टेट। तो इसमें भी विलम्ब हो रहा है। तो जिस मैंने कहा ना, जिस संवेदन और जिस गहन क्या कहे, गहन जानकारी की जरूरत है, वो लगता है कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी जरूर है। सर एक टिप्पणी और चाहूंगा सर, आप बहुत कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य आप रहे हैं। ये जो सेना में भर्ती वाली बात है, बहुत उठा है। वो हमें किस मतलब उसको कैसे देखिएगा उस पे, क्योंकि आपका विचार आना चाहिए। मुझे लगता है आप इतना दीर्घ अनुभव वाले, और आपने जो, मैं बार बार कहूंगा कि आपने जो रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, ये आपने अलग आपकी सीमाएं थी, लेकिन यहाँ इस लेवल पे कैसे देखते हैं कि सेना में भर्तियों में जो एक अलग इस सरकार में हुई। देखिए, इसकी सेना की भर्ती के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ये अग्निवीर स्कीम मैंने बस अखबार में पढ़ी है। यस पर सर, बट आप उसको पर्सनली जो आप आपका अनुभव के आधार पर क्या आपको लगता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, देखिए, उसके साथ देखिए, बोर्ड मैं के तो साथ। अपने दोस्तों से, जनरल बख्शी मेरे बड़े दोस्त हैं, यस बड़े सर। अच्छे दोस्त हैं, और मेरी हम लोगों की अक्सर बात होती है। और वो मतलब आदमी गलत कह सकते हैं, पर उसमें ईमानदारी में कमी नहीं आएगी। उनको क्या जो बात ईमानदारी से समझ में आता है वही वो बोलते हैं, इसलिए हमारी है। उनसे खूब बनती है। तो वो ये कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम तो ठीक नहीं है, और इससे मतलब बड़ा मतलब फौज में बड़ी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी कमी वो कह रहे थे कि हमारी फोर्स लेवल बहुत कम हो गया है। फोर्स लेवल बहुत कम हो गया है हमारी, मतलब लोगों की सैन्य जो उसके शक्ति, प्रति एक मैन उसके प्रति जो एक एक आकर्षण था वो समाप्त सा है, उसके प्रति वो मैन आकर्षण। पावर मैन पावर बहुत कम हो गया है। और मतलब अग्निवीर के बारे में बड़े सीरियस रिजर्वेशन है, और ऐसा लगता है कि मतलब ये किसने ये स्कीम बनाई मैं नहीं जानता, पर ये आर्मी पे लगता है थोपी गई। हालांकि आजकल आई एम सॉरी टू बी सेइंग दिस, पर अफसर भी टॉप लेवल पे ऐसे हो गए हैं जो राजनेताओं को नाराज करने वाले बयान देने में कतराते हैं, अब भले वो सच्चाई हो। और जो जो सही बयान देता है वो फिर बाद में कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाता है, और आर्मी चीफ की लाइन से हट जाता है, क्या होता है।
तो मतलब ऐसा लगता है कि ये स्कीम आर्मी के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी सिफारिश के बावजूद ये लगाया गया है। मैंने कहा मुझे व्यक्तिगत बहुत जानकारी नहीं है, मैंने गहराई से इसको नहीं देखा है, पर जो मेरे मित्र फ़ौज में हैं और वो इसकी आलोचना करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आलोचना गलत शायद नहीं है। बहुत सर, अभी जैसे आपने आंतरिक सुरक्षा की बात की और उसमें आपने कहा बहुत कुछ हो सकता है, होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं देख रहा था, 70 हवाई अड्डे हैं देश के, जिसमें 12,000 सीआईएसएफ के जवानों को हटाया जा रहा है। उसमें अलग-अलग चीजें आई हैं। कुछ रिपोर्ट भी थी, वो जो बीसीएएस है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने कुछ उसमें रिपोर्ट्स दी हैं। लेकिन इसमें खर्च की भी बात आई है। आप इस लेवल पे देखते हैं कि और उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई जैसे ऐसे बड़े हवाई अड्डे हैं। आज की स्थिति में क्या ये, और आप प्राइवेट सिक्योरिटी को देना, तो अकाउंटेबिलिटी की भी बात आती है। क्या इसको कैसे देखिएगा? ये बड़ा एक चर्चा का विषय है। अभी हाल ही में 2 दिन पुराना इस पे एक ताजा ये देखिए खबर मैंने भी पढ़ी है, मुझको अब ये नहीं मालूम कि हटाने का कारण क्या है? मतलब कारण 2 हो सकते हैं, एक तो आर्थिक हो सकता है, एक प्रशासनिक हो सकता है। यस, आर्थिक इस माने में कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको सीआईएसएफ का भुगतान करना पड़ता होगा कि जितने आदमी लगे हैं, उनकी इतनी तनख्वाह है, उनका रोज़ाने का भत्ता ये हुआ, फलाना-फलाना वो हो सकता है कि उनके बजट में बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा हो और उतनी ही सुरक्षा कम से कम जनशक्ति के बारे में मतलब क्वालिटी में नहीं पर कम से कम संख्या में उतनी शक्ति वो प्राइवेट ले सकते हैं। अगर ये कारण है तो मैं समझता हूँ फिर वो कारण तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है और खर्चे को देखिए हमारे पास पैसे की तो कमी नहीं है। पैसे की कमी बिल्कुल इस देश में नहीं है। पैसे की बर्बादी जो है वो अगर हम रोक दें तो हमारा तो खजाना इतना भरा रहेगा कि कुछ उसकी हिसाब नहीं। अब हर मुख्यमंत्री रेवड़ी बाँटता है। रेवड़ी बहुत बाँटता है और मतलब इस तरह मतलब हज़ारों करोड़ रुपया इन लोगों की वोट कैचिंग स्कीम्स में और इलेक्शन ईव पे ये हम अब देखिए अभी तमिलनाडु में मैंने शायद पढ़ा कि फ्रिज सबको फ्रिज देंगे मतलब सोचिए ज़रा ये मतलब वोटर को घूस देना नहीं है बिजली तो क्या बिजली मुफ्त है। जो आपके कैश बेनिफिट बिजली मुफ्त स्कीम्स है। है बहुत सारी, सीधे खाते में नहीं, जाना। लाखों, जैसे बहुत सारे राज्य, हमारे ही मध्य प्रदेश जो है, हमारे मध्य प्रदेश में बजट से ज्यादा कर्ज है हमारे हाँ, अब। तो ज़्यादातर स्टेट्स इस समय बड़े कर्ज़े में जा रहे हैं। बहुत मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी देश नहीं पर है। 225 लाख करोड़ प्लस का कर्जा है देश पर इस हाँ, वक्त। तो अब ये स्थिति अच्छी नहीं है। पैसे की वास्तव में कमी नहीं है, पैसे की जो कमी हो रही वो आर्टिफ़िशियल है क्योंकि हमारी योजनाएँ ऐसी वेस्टफुल हैं, केवल वोट कैचिंग है और उनसे अच्छा आदमियों का हम चरित्र गिरा रहे हैं भई, आप मुफ्तखोर बना रहे हैं आदमियों को। एक चाइनीज़ कहावत है कि भई किसी आदमी को जो भूखा हो उसको मछली मत दीजिए, उसको मछली पकड़ना सिखाइए। आप क्या मछली बात आज दे के चले जाएँगे, उसके बाद फिर कल वो फिर भूखा हो जाएगा। उसको मछली पकड़ना सिखाइए तो हमें हमारे पास जो आदमी हो उनको हम कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, उनको रोज़गार दें, उनके एम्प्लॉयमेंट की बात सोचें बजाय इनके उनको मुफ्तखोर बनाएँ। तो सारा देश में सारे वोटर्स मुफ्तखोर हो गए हैं। मुफ्तखोर हो गए हैं और जहाँ इलेक्शन आता है बस हर हर लोग यही सोचते हैं कि हमें कहाँ कहाँ शराब मिलेगी, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ घूस मिलेगी और कितने गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। मालूम होता है किसी में 40 लाख था, किसी में 2 करोड़ रुपया था। ये रुपया लेके लोग घूमते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। तो ये सरकार वास्तव में पैसे की कमी है नहीं पर अब ये पैसे की कमी कृत्रिम हो जाती है क्योंकि हमारी प्राथमिकताएँ विकृत हो गई हैं। मैं 2-3 सवाल में खत्म करूंगा, 2 या 3 सवाल में। एक तो सर, अखिल भारतीय सेवा वर्सेस अदर सेवाओं में बहुत ठनी रहती है और होता रहता है। आपने तो बहुत जगह सेवाएं दी, आप बीएसएफ जैसे उसके डीजी रहे हैं। आप अभी एक बिल आया है संसद में बीते मंडे को, जो उसके बाद आईपीएस वर्सेस सीएपीएफ बिल ही, उसका जो बिल का नाम ही वो है, इसी तरीके का बिल है वो, जो बी, 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 सीएपीएफ बिल पेश हुआ है और इसमें कुछ सुधार हैं, सेवाओं में सुधार के। लेकिन इसे ठन गई है सर, क्योंकि आप दोनों को कोऑर्डिनेट करते रहें। तो इसको कैसे लीजिएगा, कैसे देखिए, इस पे क्या कुछ हो सकता है? ये जो क्या कुछ समझाने में दिक्कत हो रही है या कुछ समझने में भूल हो रही है, कैसे इसको देखिएगा? एक छोटा सा इसको। ये देखिए ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बहुत दिनों से कैडर ऑफिसर्स जो हैं वो एक तरह का अभियान चला रहे हैं कि उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ और दी जानी चाहिए। देखिए उनकी उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी अपनी जगह सही है। पर ये है कि लीडरशिप रोल में जब बात आ जाती है तो उसके बारे में बहुत सारी लोगों की अलग-अलग राय है। और उसके बारे में वो समझते हैं कि अगर आईपीएस की लीडरशिप यहाँ नहीं रहेगी तो जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है या स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन है या ऑल इंडिया लेवल पे जो उसकी हैंडलिंग है उसमें दिक्कत आ सकती है। अब ये बात
कहाँ तक सही है इस पे तो बड़ा डिस्कशन हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका अब एक तरह से उसको ओवरराइड करते हुए ये बिल बनाया गया है। अ, मैं सोचता हूँ कि इसमें सरकार को थोड़ा-सा और मतलब लिबरल संवेदनशीलता लिबरल के लिबरल होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए? नहीं, थोड़ा और जी, शीलता दिखाते हुए कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि जिसमें से cadre ऑफिसर्स को ये लगे कि उनको भी उनके लिए भी ओपनिंग हो रही हैं, टॉप लेवल पे ओपनिंग हो रही है और दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारियों को भी लगे कि ठीक है, कुछ ऐसे गलत नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं बार-बार कहता हूँ होम सेक्रेटरी से एक बार मुझे मेरी इसी विषय पे मतलब होम सेक्रेटरी भी थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस भी थे। मैंने कहा देखिए आप जिस तरह से हेड्स ऑफ सीएपीएफ अपॉइंट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। सही नहीं है। आप किसी आदमी को जो जिसने 30 साल से वर्दी नहीं पहनी है, उसको आप एकदम से क्योंकि आप उसको आईबी में नहीं प्रमोट कर पाए, तो आपने उनको हेड ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बना दिया या कहीं आईटीबीपी में बना दिया। मैंने कहा कि देखिए वो आदमी जब कुर्सी पे बैठ जाएगा तो डिसिप्लिन फोर्सेस तो सलाम तो उसको करेंगे ही करेंगे। उसका हुक्म तो मानेंगे ही मानेंगे। पर उसको अगर आप दिल टटोलिएगा तो वो यही कहेगा ये आदमी कहाँ से आ गया? इसने कभी तो 30 साल से वर्दी ही नहीं पहनी, ये आज हमारी कमांड कैसे करेगा? हमारी फ़ोर्स की वर्किंग के बारे में नहीं जानता। तो कुछ ऐसे मापदंड बनाइए कि जो जिससे कि आईपीएस अधिकारी भी जो सोचते हैं मैं सीधे डीजी बन जाऊँ वो गलत है। आपने अगर सेक्टर कुछ माप क्राइटेरिया ऐसा हो जाए कि आपने डीआईजी लेवल पे काम किया हो, आईजी लेवल पे काम किया हो, उसके बाद आप इसके लिए उपयुक्त समझे जाएँ। तो अगर वो डीआईजी, आईजी लेवल पे नहीं काम करते हैं तो फिर ठीक है आप अपना स्टेट में बैठे रहिए। और इसमें ये भी निकला दूसरी सर, बात इसमें ये भी निकला है, लोग कहते हैं कि जैसे मैं सुन रहा था बीएसएफ के एक रिटायर्ड एडीजी साहब को सुन रहा था, उनका इसी पे विचार आ रहे थे, इसी बिल पे, तो वो कह रहे थे कि टाइम काटने के लिए लोग आते हैं और जो हमारी वहाँ जो कह लीजिए कि एक विजन जो लॉन्ग टर्म होता है, वो नहीं वो निकाल पाते, अनुकूल पॉलिसियाँ नहीं हो पाती और कई बार सुरक्षा भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है राष्ट्रीय। इसको कुछ लगता है आपको? आप कह रहे हैं उसी से मैं आगे बढ़कर एक और लाइन जोड़ रहा था कि इसमें कुछ आप देखिए, सोचते जो जो अधिकारी जाते हैं उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो टाइम काटते हैं, जो फ्रंटियर्स में सेवा नहीं करना चाहते। 1 साल किया फ्रंटियर में बस हमें दिल्ली वापस बुला लीजिए। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हो गए हैं मतलब अब क्या कहा जाए। अब मैंने भी सेवा की बीएसएफ में, मुझको ऐसे समय भेजा गया पंजाब में जब वहाँ पंजाब में जाने को कोई नहीं तैयार था। हैं? यस सर, मैं वहाँ यस। गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। अब लोग लोग आमतौर पे कहते हैं भैया मुझे बुला लो क्यों आतंकवाद है भई बहुत हमने निपटा लिया। पर कोई आया नहीं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी जगह किसी को भेजो। 3 साल भी बीत गया, 4 साल भी बीत गया। वो तो उनको जब ये हुआ कि तरक्की देना है तब तरक्की देके भी उसको यहीं रखो क्योंकि अब दूसरा कौन आएगा यहाँ पे, कौन निपटाएगा? फिर जब उनको हमें ये ज़रूरत हुई कि उनको एक आतंकवाद का अनुभव किए हुए डीजी की ज़रूरत हुई आसाम में, तब जाके उन्होंने मुझे पंजाब से निकाला। पर मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भैया मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे वापस बुला लो। पर आजकल के अधिकारी पता नहीं कहीं फ्रंटियर में जाते हैं और साल भर बाद ही उनको खुजली मचने लगती है दिल्ली जाने की। ये बातें अपनी जगह सही हैं, पर ये है कि जब आप मापदंड बना दीजिएगा, तो देखिएगा बहुत सारे एक तो मापदंड बना दिए, दूसरे हम ये सोचते हैं कि cadre ऑफिसर्स को उसी तरह से क्यों नहीं ट्रीट किया जाता है जैसे स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स को ट्रीट किया जाता है। स्टेट पुलिस सर्विस का अफसर भी 8 साल, 10 साल बाद, 12 साल बाद कहीं न कहीं वो तो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टाइम लगता है, वो आईपीएस के लिए कंसिडर हो जाता है। तो इनको भी कह दीजिए कि भई cadre ऑफिसर्स भी आईपीएस बन सकते हैं। जब ये आईपीएस ही बन जाएँगे तो फिर वो उनको शिकायत किस बात की है? बिल्कुल तो सही। एक ये इस पहलू पे भी सोचना चाहिए हमें। व्हाई कांट वी गिव देम प्रमोशंस इन द इंडियन पुलिस सर्विस आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। उसके बाद अगर वो स्टेट जाना चाहें किसी स्टेज पे तो उनको पीटीसी में भेज दीजिए। साल भर ज़रा स्टेट के लॉज़ पढ़ लें, डिसिप्लिन के स्टेट के रूल्स वगैरह पढ़ लें, उसके बाद स्टेट में भी वो काम कर लेंगे। पर यथासंभव उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ही रखा जाए। पर अगर कुछ लोग ऐसे हों किसी कारण से कि अब उनका शरीर थोड़ा अक्षम हो गया है, कमज़ोर हो गए हैं, वो स्टेट में जाना चाहते हैं, तो पुट देम थ्रू पीटीसी ट्रेनिंग और फिर पुलिस का काम कराइए उनसे। तो मैं समझता हूँ और भी इनको ये इससे जुड़ी एक चीज़ और भी है थी, जो अर्धसैनिक बल है सर, ये शहीद बराबर ये भी हमारे देश के लिए जान देते हैं, सभी जो भी हैं। तो इनकी जी ये हाँ। भी एक नेशनल एक पॉलिसी बन जाए जो शहीद का दर्जा, उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। उसको भी क्योंकि आप पुलिस सुधार के लिए आपने बहुत कुछ याद सोचते हैं, उसपे भी कुछ हो जाना चाहिए, कुछ लगता है छोटा-सा अब और फिर उसके बाद खत्म करना हो। अब शहीद की जो परिभाषा है वो सरकार से पूछ लीजिए, उसको परिभाषा ठीक कर दें ताकि सबको ये मतलब जिन लोगों को डिज़र्व होते हैं उनको ये दर्जा मिल सके। जी। यस सर। सर हुँ। आपने आपने तो
का चुनाव बिल्कुल देखा ही होगा। आप अब 90 साल की आपकी आयु हो रही है, आप कौन उस से दौर चुनाव? के 52 क्या? का चुनाव आपने देखा होगा, 52 शायद, हाँ, हाँ। क्योंकि हमारा हम 47 में आजाद हुए और पहला चुनाव हमारा 52 हुआ सीधे-सीधे। जी, जी, और फिर जी। कई चुनाव आपने देखे और चुनावों को आपने बहुत कराया, उसपे चुनाव सुधार की बातें होती, चुनाव से जुड़ी जो चीजें आज हैं, इसको लेकर कुछ आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत वो दौर और ये दौर, कई बार होता है कि वो टीएन सेशन और आज का दौर, इसको इस पे एक छोटा-सा जो आपको लगे टिप्पणी देखिए, प्लीज़। चुनाव में ऐसे बड़ा लंबी बहस हो जाएगी, बस एक बिंदु कहूँगा मैं। प्लीज़। कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जिस आदमी की आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिसके चुनाव खिलाफ जो सब निष्पक्ष और उसमें ही बोलेगा निष्पक्ष, स्वतंत्र, एक जो भी आपको लगे उसको लेकर तो अब ये बोलिए आप, ये तो है ही जो आप बोल रहे हैं, ये प्लीज़। जो क्रिमिनल्स हैं, जो असेंबली में और पार्लियामेंट में घुसते जा रहे हैं, इनका रास्ता बंद करना चाहिए। जैसे भी हो, इलेक्शन कमीशन भी इसमें दिमाग लगाता है, उनको नहीं समझ में आता, कहते हैं सब रिटायर होने के बाद ही ये सुझाव देते हैं लोग, इलेक्शन कमिश्नर लोग। सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारा मैंडेट नहीं है, और पार्लियामेंट तो इस पर लॉ बनाएगी ही नहीं बनाएगी, क्योंकि वो तो सब बैठे हुए हैं वहीं पे, वही लोग। मतलब वो तो अगर जो कानून बनाइएगा तो उससे तो सब 40% उसमें से बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो अपनी आत्महत्या का बिल कभी नहीं पास करेंगे वो। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसमें इसमें जन पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक प्रेशर एक दिन आना पड़ेगा और इलेक्शन पार्लियामेंट से कमीशन ऑफ रहना इंडिया पड़ेगा के रोल, जिसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल अब हो गया, उसको कुछ आप कैसे, उसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? अगर जो हम तुलना करने लगे हैं आजकल, होने लगी है बार-बार, लोग कहते हैं क्या, थोड़ा-सा, अगर उचित समझे तो आप 1 आध 2 लाइन अगर आपको लगे तो? क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसके उसका जो रोल होता था, उसपे भी आपके कुछ लगता है आपको कि जो, क्योंकि डिटोरिएशन तो सब जगह हो रहा है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिके तो सभी जगह हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन में भी है। पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा थैंकलेस है। अब जैसे-तैसे वो लोग निभा रहे हैं, और ये देखिए, इस देश की समस्याएँ ऐसी हैं, उनसे निपटने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेना आवश्यक है। और ये इलेक्टोरल रोल्स में कितने आदमी घुसपैठिए हैं, कितने आदमी मतलब जिनको सिटीज़नशिप नहीं मिलनी चाहिए थी, वो भी घुस गए हैं। इसका स्क्रूटनी होना तो बहुत ज़रूरी है। अब स्क्रूटनी कैसे हो, कब हो, ये एक अलग विषय है, और ऐसे ढंग से हो कि लोगों को उसकी निष्पक्षता में विश्वास हो। पर उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है। हमारे ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये जो मतलब देखिए, गॉडबोले कमेटी की रिपोर्ट मतलब 2001 में एक आई थी इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। 2001 में उन्होंने लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि 2 करोड़ बांग्लादेशी इस समय हैं। ये ऑफिशियल फिगर उन पर सरकार ने वो रिपोर्ट, भारत सरकार की इतनी ज़्यादा आलोचनात्मक थी। और ये नहीं कि किसी एक पार्टी की सरकार, उन्होंने क्या एनडीए की सरकार हो, क्या यूपीए की सरकार हो, सबने इस विषय में शिथिलता दिखाई है। गडबोले साहब ने बिल्कुल साफ-साफ लिख दिया, और उन्होंने संख्या भी दी कि इतने आदमी अभी तक आ चुके हैं, 25,000 है उनका, तो हर महीने आ रहे हैं। तो ये इन लोगों का चिन्हित होना बहुत ज़रूरी है, और इन लोगों को डिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इलेक्टोरल लिस्ट में तो खैर इनका होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत क्षमा चाहता हूँ, ये अभी ये जो चल रहा है ऐसा ही, ऐसे संतोष नहीं। बहरहाल मैं अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे, आप जो यूथ है जो आ रहे हैं इस सेवा में, उनके लिए क्या संदेश होगा आपको? क्योंकि आपके पास जो इतना अनुभव, आप उन लोगों के लिए एक आइकॉनिक है, तो क्या आप कहिएगा अंत में कि ये जो आने वाले लोग, और आपने बहुत सारी चीजें कही कि वो जो पॉलिटिकल कहीं दबाव है, वो इससे कैसे निकले, क्योंकि आपके पास भी बहुत आपके समाज चाहते होंगे, आपने भी अपने दौर में बहुत झेला होगा और फिर निकल गए होंगे। क्या कुछ 2-3 टिप्स छोटी छोटी आपको लगे तो दीजिएगा प्लीज। देखिए, आज के समय जो सबसे बड़ी जो तकलीफ़देह बात है, नहीं, हम लोगों ने भी पुलिस की नौकरी की, अब लोग कहते हैं साहब 50 साल पुरानी है और नौकरी, और आप आज की नौकरी में ये बताइए। तो ठीक है, हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, जनशक्ति भी कम थी, पर हमें याद है एज़ एएसपी, यानी एकदम शुरुआती पहली पोस्टिंग, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, अभी नया-नया, हमें अगर कोई जाँच सौंपी जाती थी, ये नहीं कि मुझे, किसी भी एएसपी को कोई जाँच सौंपी जाती थी, तो इलाके में ये हो जाता था कि अब तो आईपीएस अफ़सर जाँच कर रहा है, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्या बात। ये इतनी इतनी ख्याति थी और इतनी प्रतिष्ठा थी एक आईपीएस अफ़सर की। आज की तारीख में अगर आईजी को भी वो जाँच दे दीजिए, तो भी लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बेईमानी करेगा, क्या करेगा? मतलब मतलब वैल्यूज़ में बड़ा डिटेरियोरेशन हुआ है। मूल्यों में हम अपने मूल्य खोते जा रहे हैं, मूल्य हर मायने में खोते जा रहे हैं, ईमानदारी में खोते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर भूलते जा रहे हैं। हम तो अभी कुछ महीने पहले मैं गया था गुजरात में, एक यूथ फेस्टिवल था, करीब 10,000 लड़के थे। मैंने बस ऐसे मोटे तौर से पूछा, भाई कितने लड़कों ने गीता पढ़ी है?
तो मुश्किल से 10% 15% का हाथ उठा। अब मतलब आपने गीता भी नहीं पढ़ी है तो आपने पढ़ा क्या है यार? आपने गीता नहीं पढ़ी है, रामायण की आपको इस सनातनी दौर में, इस सनातनी हाँ, दौर में, हाँ, इस हिंदुत्व के हाँ, दौर में दुर्गा सप्तशती का नाम लिया तो बहुत लोगों को तो नाम ही नहीं मालूम था कि दुर्गा सप्तशती नाम का भी कोई। मैंने कहा लड़कियों से कहा तुम लोग सब पढ़ो। तो अब ये इस तरह की जब देखते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दूर होते जा रहे हैं और ये जो सत्यनिष्ठा भी खोते जा रहे हैं, इससे मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो नए जनरेशन को यही संदेश दूंगा कि भाई तुम जो भी काम करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, माइनिंग में जाओ, स्पेस साइंटिस्ट बनो, ड्रोन बनाओ, जो चाहे करो, पर तुम अपने आप से हमेशा 2-3 सवाल हमेशा पूछते रहो कि मैंने समाज के लिए क्या किया, अपने जाति के लिए नहीं, हमने समाज के लिए क्या किया। और दूसरा सवाल, अगर तुमको ऐसा मौका मिला है, देश के लिए मैंने कुछ किया। अगर अगर दोनों का जवाब शून्य है तो इसके माने तुम्हारी जीवन ठीक नहीं चल रहा है। कुछ तो यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू पीपल अराउंड यू, यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू द नेशन। बल्कि मैं कहूँ पुलिस में मेरा मन तभी लगा जब मुझे ये लगने लगा कि पुलिस इज ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सर्विस। शुरू में तो मैं पुलिस में से इस्तीफा देने के मूड में था 7-8 साल तक। फिर जब मुझे लगा नहीं, अब तुम जिले के एसपी हो गए हो, ये 16 लाख की आबादी है, इनके जीवन को तुम और सुखी बनाने का माध्यम बन सकते हो। तुम्हारे पास कौन आता है जो तकलीफ में है? किसी के घर चोरी हो गई है, किसी की लड़की को कोई भगा ले गया है, कहीं किसी माफिया ने किसी का घर दबा लिया है, कुछ ना कुछ उसको तकलीफ है, तब तो आपके पास आता है। आप उसकी तकलीफ दूर करिए, देखिए उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ये इससे अच्छी समाज सेवा आपके पास और कैसे हो सकती है? निहत्थे केवल समाज सेवी तो बेचारा खाली इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, पर आपके पास तो ताकत है। उस ताकत से दैट्स व्हाई इट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सर्विस। बहुत सारे हैं, बट इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सर्विस इफ यू वांट टू डू। इस भावना से काम करो, ईमानदारी से काम करो। और मैं तो कहता हूँ भाई सरकार बहुत पैसे देती है। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार के पैसे में हमारे जीविका नहीं चलती, वो सरासर झूठ बोलते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। ये अब इसका विस्तार से क्या कहूँ। हम लोगों ने नौकरी शुरू की 350 रुपये से, रिटायर हो गया मैं जो भारत सरकार की हाईएस्ट पे स्केल से रिटायर हुआ 8,000 रुपये से। न मुझे 350 रुपया कम लगा, ना मुझे 8,000 रुपये कम लगा। तो ये सब सोचना कि हमारा गुजारा कैसे होगा भाई। सारा कुछ जी प्लीज कंप्लीट जी करिए बस यही मेरा संदेश है। मतलब सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो और समाज सेवा की भावना से और देश सेवा की भावना से। नहीं बिल्कुल, आपने सारा कुछ, आपने उसमें सब कुछ निचोड़ पूरा आपने निकाल के दी कैसे हो सकती है। ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप चाहो तो कोई भी क्षेत्र हो, केवल वो आपने जो 2 चीजें कही कि देश के लिए और समाज के, समाज में जाती नहीं। तो मैं आपसे यही 4 PM यही कहेगा कि आप 100 साल से भी ज्यादा, भी 90 के हैं, आप 125 साल जिए और इतनी स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जन के लिए सोचते रहें और हम लोगों को एक मार्गदर्शन देते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत सारा समय देते। थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे, ये थे श्री प्रकाश सिंह जी, जो 1959 बैच के IPS, 90 वर्ष की आयु। आपने उन्हें देखा, सुना और बिंदास सुना, और ऐसे देश भर में घूमते हैं। जैसे उन्होंने बताया गुजरात गए, उसमें सारी चीजें उन्होंने निहित कर दी कि आपके पास जो ताकत है उस ताकत को समझिए और क्या कुछ दे सकते हैं उस पे आइए और छोड़ दीजिए कि हमें देश क्या दे। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।